हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड जो कि हमारा चैप्टर 5 ईशानी का मुंबई लौटना और मेहरा मेंशन में वापसी। 4 साल बाद दिल्ली की सुनसान सड़कों पे गाड़ियों का एक काफिला तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। थोड़ी देर में सारी गाड़ियां जंगल के बीचों बीच एक बड़े से विला के सामने आकर रुकी। वे विला पूरी तरह से गार्ड से घिरा हुआ था। तभी एक गार्ड ने आगे आते हुए बीच वाली कार का दरवाज़ा खोल दिया तो एक इंसान अपनी डेंजरस और एक साथ बाहर निकला। उसके पीछे 4 और इंसान बाहर निकले। बॉस, आप आ गए, यह कहते हुए एक आदमी दौड़ते हुए उस इंसान के पास आकर खड़ा हो गया। हाँ, क्या वे लोग पकड़े गए? सामने वाले इंसान ने अपनी कोल्ड टोन में बोला। वे एक लड़की थी। उसकी ग्रे आंखें बहुत कोल्ड थी, जिसका आधा चेहरा ब्लैक मास्क से कर्व्ड था। उसने ब्लैक हुडी डाल रखी थी। हाँ बॉस, वे दोनों इस वक्त बेसमेंट में हैं, फिर मुंह बनाकर कहते हैं। उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मेरे कानों में तो दर्द होने लगा है। कहीं अगर मैं बेहोश हो गया तो आप स्वीट आवाज़ में डेंजरस धमकी कैसे सुनूंगा? यह सब बोलते हुए वो इमेजिन करने लगा उसके बॉस सामने खड़े उसके ऊपर चिल्ला रही हैं और उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। यह सोचते हुए वो अपने सिर पर जोर जोर से ना में हिलाने लगा। उसकी ऐसी हरकतें से पीछे खड़े चारों लड़कियां जोर जोर से हंसने लगी। उन सब की हरकतों से उस लड़के को और गुस्सा आ गया। जस्ट शट अप, एक और वर्ड नहीं, उस लड़की ने अपनी सर्द आवाज़ में बोला। वहीं अपने बॉस की इतनी खतरनाक आवाज़ सुनो आदमी जो उसकी असिस्टेंट नकुल था, वो तुरंत चुप हो गया। वहीं पीछे खड़ी लड़कियां भी चुप हो गईं। सब अंदर बेसमेंट में चले गए, जहां सामने 2 आदमियों को बांध कर रखा गया था। उनके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। वे लड़की सामने सोफे पर किसी क्वीन की तरह बैठ गई और अपनी खतरनाक आवाज़ में सामने दोनों आदमियों को देखकर बोली, किसने भेजा था तुम्हें? इसके सवाल सुनो दोनों हंसते हुए बोले, तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें बता देंगे? चाहो तो हमें मार दो, फिर भी तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तभी सामने बैठी लड़की हंसते हुए बोली, क्वीन के टेरिटरी में आने के बाद आज तक किसी को आसान मौत कभी नसीब नहीं हुई। वहीं क्वीन नाम सुनते ही वे दोनों आदमी जो अब तक बिना डरे बैठे हुए थे, अब डर के मारे कांपने लगे, क्योंकि वे दोनों जानते थे कि क्वीन कौन है। क्वीन सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड में सबका खौफ से भर देने वाली शैतान थी। ऐसा कहा जा सकता है कि ये लड़की अंडरवर्ल्ड की क्वीन थी। इसके गैंग में कितने लोग कौन से स्टेट में, कौन सी कंट्री में फैले हुए हैं, ये बात पाना मुश्किल है। दोनों की आंखें डर से फैल गईं। तभी उस लड़की ने कुछ नीडल एक आदमी की तरफ फेंक दिया। वे आदमी दर्द से छटपटाने लगा। उसे देख दूसरा आदमी डर गया, फिर गिड़गिड़ाते हुए बोला, क्वीन, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि ये आपकी टेरिटरी है। हमारे गैंग को बस कॉन्ट्रैक्ट मिला था एक्सपेरिमेंट की गई सीरम को चोरी करने का। बाकी हमें कुछ नहीं पता है, माफ़ कर दीजिए। उस आदमी की बात सुनकर सामने बैठी लड़की की आंखों सिकुड़ गईं। अब उसे समझ आ गया था कि इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देने वाले के बारे में कुछ नहीं पता। वे आगे कुछ नहीं बोलती, वहाँ से उठकर चली जाती। वहीं उसके पीछे पीछे वे चारों लड़कियां भी बाहर चली जाती हैं। उसके असिस्टेंट नकुल गार्ड से कुछ ऑर्डर देकर उनके पीछे चला जाता है। सब ऊपर की तरफ चले जाते हैं, जो किसी हाई टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। हर एंट्री पर रोबोटिक आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिंगरप्रिंट के बिना उसके अंदर कोई नहीं जा सकता था। सब अपनी अपनी फिंगरप्रिंट देकर अंदर चले जाते हैं। अंदर एक आलीशान हॉल था, जहां ऊपर की तरफ लैब था, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग रूम
बनाए गए थे। चारों लड़कियां सोफे पर बैठ गई तो उनमें से एक लड़की बोली, क्यूटी, दादी माँ का कॉल आया था। दादी जी की तबीयत बहुत खराब है तो वो तुम्हें वापस बुला रही हैं। तभी दूसरी लड़की बोली, ईशानी, तुझे जाना चाहिए ना। उन लोगों की आवाज़ से तुम अपनी दादा दादी तो इसे हमेशा के लिए इग्नोर नहीं कर सकती हो ना। तू तो जानती है ना वे तुझे कितना प्यार करते हैं। वहीं वो लड़की जो और कोई नहीं ईशानी थी और उसके पास बैठे चारों दोस्त नंदिनी, रितिका, काव्या और अनुजा थे। हाँ ईशु, तुझे जाना चाहिए, काव्या ने भी उसे समझाते हुए बोला। वहीं ईशानी बस सबकी बातें सुन रही थी। वे कहाँ हैं ये सिर्फ उसके दादा दादी को पता था। उसके दादा दादी भी उसके दोस्तों से बात करते थे। जब भी ईशानी फ़ोन नहीं उठाती या बिजी होती, चारों को उसके सारे काम और सारे आइडेंटिटी के बारे में पता था। वे बात कर ही रहे थे कि तभी नंदिनी का फ़ोन बजा। कॉलर आईडी देखकर उसने जल्दी से फ़ोन उठा लिया और बोले, जी दादाजी। उधर से एक रौबदार आवाज़ आई, जरा मेरी प्यारी पोती से बात कराइए। दूसरी तरफ की बात सुनकर नंदिनी का मुंह बना। उसने अपने फ़ोन ईशानी की तरफ बढ़ा दिया तो ईशानी ने फ़ोन को स्पीकर पर कर दिया और बोली, हाँ दादाजी बोलिए। तो उधर से वे आवाज़ ईशानी की आवाज़ सुनकर सॉफ्ट आवाज़ हो गई और फिर बोली, मेरी प्यारी पोती, अगर तुम मुंबई जा रही हो तो तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम अपना ध्यान रखोगी और मुझसे जब भी मैं बुलाऊंगा मिलने आओगी। उनकी इतनी प्यारी आवाज़ सुनकर नंदिनी अजीब मुंह बनाकर बोली, आपने मुझसे तो कभी इतने प्यार से बात नहीं किया। दूसरे साइड के इंसान ने नंदिनी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, फिर कुछ हिदायत देकर कॉल काट दिया। नंदिनी को देखकर सबको हंसी आ गई। सबको हंसते देख नंदिनी चिढ़ते हुए बोली, हंसने की कोई ज़रूरत नहीं है, ईशानी तो सबकी जान है। ऐसे भी कोई भी नहीं चाहता कि वो वहाँ जाए। तभी रितिका बोली, हम सब भी बहुत जल्द जाने वाले हैं, इसीलिए डोंट वरी। और ऐसे भी वहाँ मेरी फैमिली भी तो है और मेरे दादाजी कब से क्यूटी को बुला रहे हैं। उनकी नज़र तो हमेशा अपनी प्यारी पोती पर ही है। सब बातें कर ही रहे थे कि तभी ईशानी ने नकुल को देखते हुए बोला, जेट रेडी करो, हम मुंबई जा रहे हैं। तुम भी मेरे साथ ही जा रहे हो, इसीलिए जैकी को कॉल करके बता दो वो यहाँ आ जाए और यहाँ का काम भी मेरे वापस आने तक वो ही संभालेगा। नकुल ने जी बॉस कहकर अपना सिर हिला दिया और अपने बॉस के ऑर्डर को पूरा करने चला गया। तभी वहाँ एक डॉक्टर आते हैं और ईशानी को कुछ बोलता है तो ईशानी उसके साथ लैब के अंदर चली जाती है। सुबह के 7 बजे मेहरा मेंशन। आज दादा दादी बहुत खुश थे। आज 4 साल बाद उनकी प्यारी पोती उनसे मिलने आ रही थी। वहीं घर के बाकी सब नॉर्मल थे। वहीं दर्शित भी खुश था। उसने ईशानी को बहुत ढूंढा था पर उसका कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। 4 साल में प्रिया ने अपने इमोशनल एक्टिंग से फिर से उन लोगों को पिघला दिया था। वे बहुत खुश थी क्योंकि ईशानी के जाने के बाद वे फिर से इस घर की इकलौती प्रिंसेस बन गई थी। बाकी सब ने भी प्रिया की चालों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार बचपन से वे अपने मॉम, डैड और भाइयों की प्रिंसेस थी, इसीलिए कोई बचपन का रिश्ता तो तोड़ नहीं सकता ना। पर जब प्रिया ने सुना कि ईशानी इस घर में वापस आ रही है, वे गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसने सोच लिया था कि वे कभी भी ईशानी को इस घर में रहने नहीं देगी। इस बार तो शायद उसके भाई भी ईशानी के लिए पिघल जाएं। अगर सबने उसे अपना मान लिया तो प्रिया ने जो इमोशनल कार्ड खेला था वो सब बर्बाद हो जाएगा। जब पहली बार उसे पता चला था कि वे इस घर की बेटी नहीं और ईशानी उनकी बायोलॉजिकल बेटी है तो उसने बहुत ड्रामा किया था। अपने मॉम, डैड और भाइयों के सामने बहुत इमोशनल ड्रामा किया था जिस वजह से उनमें से किसी ने भी कभी भी ईशानी को अपनाया नहीं था। उसके बाद भी वे अपने इमोशनल ड्रामा और छोटी छोटी बातों से ईशानी को सबके नज़रों में बुरी बना देती थी जिस वजह से
सब ईशानी को इग्नोर करते थे। वे बस यही सोच रही थी कि कैसे वे फिर से ईशानी को वो पिछली बार की तरह सबकी नज़रों में बुरा बनाकर उसे इस घर से बाहर फेंक दे। पर उसको क्या पता था कि जो ईशानी इस घर में आ रही वो पहली वाली मासूम ईशानी नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों को पलक झपकाते बिना मौत के घाट उतार देने वाली डेविल है। वहीं दिल्ली के एयरपोर्ट पर एक लड़की ब्लैक जींस ब्लैक ओवरकोट में अपने फेस पर मास्क लगाए प्राइवेट जेट से नीचे उतरी। उसके और बहुत पावरफुल था। उस लड़की की ग्रे आंखें बहुत ठंडी थी। वह लड़की बिना किसी पर ध्यान दिए बाहर की तरफ जाने लगती है। उसके पीछे पीछे 2 बॉडीगार्ड के साथ एक इंसान भी आ रहा था। सबकी नज़र उस लड़की की तरफ ही थी। उसके डेंजरस ऑरा और फेस पे मास्क होने के बावजूद वो इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी कि ना चाहते हुए भी सबकी नज़रें उस पर ही ठहर रही थी। वे लड़की सबकी नज़रों को इग्नोर करके एयरपोर्ट से बाहर आ जाती है। बाहर ड्राइवर कार लेकर खड़ा था। वे बिना किसी इमोशन के उस कार में बैठ जाती है। उसके पीछे खड़ा आदमी आगे सीट पर बैठ जाता है। वे 2 बॉडीगार्ड भी दूसरे कार में बैठ जाते हैं। तभी आगे बैठे इंसान ने, जो कि नकुल था, वह अपने पीछे बैठी ईशानी को देखकर बोलता है, मैम, लगता है आपके विश्वम्बर दादाजी ने इन दोनों नमूनों को आप पर नज़र रखने के लिए भेजा है। उसकी बात सुनकर ईशानी बस हाँ में अपना सिर हिला देती है। उसे पता था कि उसके विश्वम्बर दादाजी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। वे ज़रूर उसके पीछे अपने गार्ड लगाएंगे, जो उन्हें ईशानी की खबर देता रहेगा। 1 घंटे बाद उनकी गाड़ी मेहरा मेंशन के आगे आकर रुकी। ईशानी गाड़ी से निकलकर मेंशन के अंदर चली गई। नकुल भी उसके पीछे पीछे चला गया। वहीं हॉल में दादाजी और दादी माँ सबके साथ गेट की तरफ देख रहे थे और बाकी सब उन्हें देख समझ पा रहे थे कि वह ईशानी को देखने के लिए बेताब है। तभी ईशानी गेट से मेन हॉल की तरफ आने लगी। ईशानी इस वक्त अपना मास्क उतार दिया। ईशानी को देखकर दादाजी और दादी माँ खुश हो गए। दादी माँ उठकर ईशानी के पास चली गई। ईशानी ने उनके पैर छुए लिए। दादी माँ ने खुशी से ईशानी को अपने गले लगा लिया। फिर ईशानी अपने दादाजी के पास चली गई और उनके भी पैर छू लिए। वहीं चेयर पर बैठे थे डॉक्टर ने उन्हें ज़्यादा चलने से मना किया था, ईशानी के दादाजी को। ईशानी ने उनके पैर छू लिए तो दादाजी धीरे धीरे खड़े होकर ईशानी को अपने गले से लगा लिए। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। अपनी पोती को इतने सालों बाद देख के अब उनके दिल को सुकून मिल रहा था। वहीं हॉल में खड़े बाकी सब भी ईशानी की तरफ ही देख रहे थे, पर ईशानी ने सबको इग्नोर कर दिया। उन सबको एक नज़र देख भी नहीं रही थी और ये बात उन सबको खल रही थी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा।